सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। इस पाठ के हमने 3 वीडियो बनाए हैं, तो आपने इस पाठ के 3 वीडियो देख लिए होंगे, जिसके अंतर्गत अपन ने वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और माया की सभ्यता आदि के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चीन की सभ्यता और राजस्थान की सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं इस लेसन के आगे वाले भाग को। तो चीन की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि चीन की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, किस नदी के किनारे विकसित हुई है, साथ में वहाँ का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन किस तरह का था, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चीन की सभ्यता। नदी घाटी में विकसित प्राचीन सभ्यताओं में चीन की सभ्यता का स्थान विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा, अब तक जो भी सभ्यताएं हमने पढ़ी है, तो हमने देखा कि जो भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो सभी सभ्यताएं नदियों के आसपास, नदियों की घाटियों में विकसित हुई है। ये सभ्यता हवांगो और चांगजियांग यानी यांगटी सिक्यांग नदियों की घाटियों में विकसित हुई है। तो ये नदी का नाम याद रखना है ना, हवांगो और चांगजियांग, जिसको यांगटी सिक्यांग नदी भी कहते हैं। प्राचीन चीन सभ्यता की जाति मुख्यतः मंगोल ही है, यानी कि चीन जो सभ्यता है उनकी जाति में मुख्यतः लोग किस तरह के रहते हैं, मंगोल जाति के रहते हैं। यद्यपि तिब्बती, हूण, मांचू, मियाओ आदि जातियों का मिश्रण भी चीनी जाति में माना जाता है। चीन के शासकों के राजवंशों में सांग वंश, चाउ वंश, चीन वंश, हान वंश, तांग वंश प्रमुख है। तो ये वहाँ के राजाओं के वंश हैं। जैसे अपने राजस्थान में भी कई वंशज हुए हैं, जैसे राठौड़ वंश है, ठीक है, इसके अलावा जो है सिसोदिया वंश है ना, चौहान वंश है। तो इसी प्रकार चीन के शासकों में भी ये राजवंश हुए हैं। चीन वंश का शासन होने के कारण इस सभ्यता को चीन नाम दिया गया। तो ये देखो, ये चीन वंश का शासक होने के कारण है ना, ये शासक वंश का नाम भी है चीन वंश। तो चीन वंश का शासन होने के कारण इस सभ्यता को चीन नाम दिया गया। अब है चीन की सभ्यता की विशेषता है कि चीन की सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही है। तो उसका सामाजिक जीवन कैसा था, तो सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। चीन का समाज 4 भागों में विभक्त था: सामंत, पुरोहित एवं शिक्षित, शिल्पकार। देखो, पहले में कौन सा आते थे, सामंत आते थे, पुरोहित आते थे, शिक्षित वर्ग आते थे। दूसरे में शिल्पकार वर्ग आता था। तीसरे में व्यापारी वर्ग, चौथे में कृषक वर्ग आते थे। मंडारिन वर्ग चीन के समाज के शिक्षित वर्ग को कहा जाता था। तो चीन में जो भी पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़े लिखा जो समाज था, है ना, उसको मंडारिन वर्ग कहा जाता था। अपनी विद्वता के आधार पर कोई भी मंडारिन वर्ग में आ सकता था। ये लोग विद्या एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो भी व्यक्ति अच्छा पढ़ लिख जाता था, अच्छा विद्याध्ययन कर लेता था, तो वो इस समाज के अंतर्गत, इस वर्ग में यानी मंडारिन वर्ग में शामिल हो सकता था। चीन के लोगों में परिवार समाज की मुख्य इकाई थी। संयुक्त परिवार प्रथा पितृ प्रधान थी, यानी संयुक्त परिवार प्रथा में किसकी चलती थी, पिता की चलती थी, यानी कि उनकी संतान जो है पिता के नाम से जानी जाती थी। पितृ प्रधान थी। वयोवृद्ध परिवार का मुखिया एवं आदरणीय होता था। जो भी घर में बुजुर्ग होते थे वो परिवार का मुखिया कहलाता था और आदरणीय होता था। चीनी सभ्यता के विकास के साथ साथ चीनी समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई। देखो, जैसे जैसे चीन के समाज की जो सभ्यता का विकास होता गया, उनमें जो स्त्रियों की स्थिति है, औरतों की स्थिति है, वो बहुत ही खराब होती गई। दयनीय मतलब कि वहाँ की स्थिति औरतों की खराब होती गई। स्त्रियों पर अनेक नियंत्रण थे। तलाक एवं पर्दा प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों को तलाक देने का अधिकार नहीं था। ये देखो, चीन की दीवार के बारे में बताया गया है। चीन की दीवार जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। अब है आर्थिक जीवन, यानी चीनी व्यक्तियों का आर्थिक जीवन, उस सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। तो कृषि एवं पशुपालन, यानी उस समय के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। देखो, आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन मैं पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक थी किताब के अंदर ही, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो है कृषि एवं पशुपालन। चीन की सभ्यता में आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर निर्भर था। गेहूँ, चावल, कपास के अतिरिक्त शहतूत व चाय की खेती भी की जाती थी। रेशम के कीड़े भी पाले जाते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर एवं कुत्ता मुख्य पालतू पशु थे। अगला है व्यापार और उद्योग। चाउ युग में नमक, रेशम, फर और मछली का व्यापार बड़े पैमाने पर हुआ था। विदेशी व्यापार का भी विकास हुआ। मध्य एशिया, भारत, अफगानिस्तान, फारस और लंका से व्यापार होता था। लंका यानी कि श्रीलंका से इनका व्यापार होता था। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, उन पर पॉलिश करना तथा उच्च कोटि का रेशम तैयार करना तथा ताश बनाने के उद्योग में चीनवासी निपुण थे। उत्तरी चीन
से फारस तक के मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। अगर पूछा जाए रेशम मार्ग किसे कहते हैं, तो उत्तरी चीन से फारस तक का जो मार्ग है उसको रेशम मार्ग कहा जाता था, क्योंकि इस मार्ग के जरिए जो है चीनवासी जो है वो फारस में जाकर अपनी रेशम को बेचते थे। अगला है धार्मिक जीवन, यानी चीन के लोग किस तरह के धर्म को मानते थे। चीन लोगों का धर्म सरल, सादा और परिष्कृत रहा है। चीन में प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ वनस्पति, अस्त्र शस्त्र, पूर्वजों आदि को भी पूजा जाता था। देखो प्राकृतिक शक्तियों में जैसे कि सूर्य है ना, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, नदियाँ है, इनको पूजा जाता है। साथ के अंतर्गत ये वनस्पतियों, पेड़ पौधों को भी पूजते थे, अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा करते थे, और साथ में अपने जो पूर्वज थे उनकी भी पूजा करते थे। जादू टोना द्वारा प्रेतमाओं को नियंत्रित करने की भी प्रथा थी। जादू टोने द्वारा प्रेत आत्माओं यानी कि आत्माओं को ये नियंत्रित करने की प्रथा भी वहाँ प्रचलित थी। अगला है दर्शन। चीन के लोगों ने दर्शन के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की। चीन 100 दार्शनिक संप्रदायों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 100 दार्शनिक संप्रदायों को, यानी यहाँ पर 100 तरह के दार्शनिक संप्रदाय, दार्शनिक मान्यताएं चलती है। कन्फ्यूशियन, मेंसियन, लाओत्से और बोत्सु प्रमुख दार्शनिक हुए। कन्फ्यूशियन भ्रम व अंधविश्वास का विरोधी था। उसने जीवन को सुखमय बनाने के लिए दया, ज्ञान, न्याय, सत्यता और सेवा भक्ति का पंचगुण सिद्धांत दिया। कन्फ्यूशियन की कहावतें वर्तमान में भी प्रासंगिक है, जैसे जो कुछ तुम अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते वह दूसरों के साथ मत करो। यानी कन्फ्यूशियन की एक जो मान्यता है या एक कहावत है वो आज भी प्रचलित है कि जो कुछ तुम अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते, कोई लोग तुमसे तो कुछ ऐसा व्यवहार कर जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, तो वैसा व्यवहार तुम भी किसी के साथ मत करो। लाओत्से के विचार ताओ ते चिंग पुस्तक में संग्रहित है, अतएव इनकी विचारधारा को ताओवाद कहा जाता है। अगला पॉइंट है ज्ञान विज्ञान। चीन के निवासी जिज्ञासु थे। उन्होंने अपना पंचांग बनाया। चीनी नाविकों ने कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया। बारूद, कागज, छापाखाना का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ है। अगला है चीन की दीवार। देखो चीन की दीवार है जो विश्व में सबसे बड़ी दीवार है। चीन में स्थापत्य का श्रेष्ठ प्रतीक चीन की महान दीवार है, जो सी वांग टी द्वारा उत्तर पश्चिम में होने वाले बर्बर जातियों यानी हुनों से आक्रमण से रक्षा के लिए बनाई गई। किसने बनवाई? ये जो है सी वांग टी द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन का जो हिस्सा है उसका उत्तर पश्चिम जो भाग है वहाँ से जो हुन जाती है वो इन पर आक्रमण करती थी चीन पर, तो उससे रक्षा करने के लिए ये चीन की मोटी दीवार बनाई गई। 1800 मील लंबी, 20 फीट चौड़ी और 22 फीट ऊंची इस दीवार पर 20,000 बुर्ज, 23,000 स्तंभ और 10,000 सुरक्षा चौकियां निर्मित है। तो ये थी चीन के बारे में। अब देखो इसमें प्रश्न दे रखे चीन की महादीवार किसने व क्यों बनाई, तो अभी अपने पढ़ा है चीन की महादीवार किसने बनाई थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये आंसर लिखा हुआ है। क्यों बनाई थी? उत्तर पश्चिम के हुनों के जो है आक्रमणों से बचने के लिए, और सी हुआंग टी ने बनवाई थी। चीन के प्रमुख राजवंश के नाम लिखिए, तो ये भी अपन ने पढ़ा है अभी। चीन की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई, तो यांगटी सांग और वांगो नदी के किनारे विकसित हुई। अब ये कुछ खाली स्थान है। अगला है यूनान की सभ्यता। तो यूनान की सभ्यता की विशेषता देखेंगे, जिसके अंतर्गत है स्पार्टा का नगर राज्य का जीवन। तो यहाँ पर स्पार्टा का नगर राज्य लिखा हुआ है कि स्पार्टा में नगर राज्य का जीवन किस तरह का था। तो इसके तहत देखेंगे कि स्पार्टा का जो नगर था, तो स्पार्टा का नगर राज्य यूनान के प्राय सभी अन्य राज्यों से भिन्न एवं सैनिक राज्य था। यानी यूनान के जो बाकी राज्य थे उनसे भिन्न था और वो एक सैनिक राज्य था। स्पार्टा के निवासी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण और जन्मजात योद्धा थे। 7 वर्ष की आयु में ही यहाँ बालकों को कष्ट सहने व लड़ाकू योद्धा बनने का प्रशिक्षण दे दिया जाता था। यानी जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता था तभी वहाँ पर जो है बच्चों को जो है लड़ाकू बना दिया जाता था और कष्ट सहने वाला बना दिया जाता था। इनके साहित्य में केवल सैनिक सफलताओं और सूरवीरों का योगदान मिलता है। इसके अलावा यूनानी संस्कृति के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है। यानी इनका सिर्फ सूरवीरों का ही यशोगान मिलता है। यानी इनकी सफलताओं में सिर्फ सूरवीरों का यशोगान मिलता है, और इसके अलावा यूनानी जो संस्कृति है उनके निर्माण में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। स्पार्टा व एथेंस के बीच ईसा पूर्व 431 से लेकर ईसा पूर्व 404 तक पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ। इसमें अंतिम रूप से स्पार्टा विजय हुआ। अगला है एथेंस नगर का राज्य जीवन।
एथेंस के नगर राज्य का विकास स्पार्टा से बिल्कुल भिन्न रूप में हुआ। यहाँ पर सैन्यवाद के स्थान पर लोकतंत्र का विकास हुआ। एथेंस नगर एक्रोपोलिस नामक दुर्ग के चारों ओर बसा था। प्रारंभ में लिखित कानून न होने से शासकों की मनमानी खूब चलती थी। सर्वप्रथम न्यायाधीश ड्रेको ने कानूनों को लिपिबद्ध किया। इसके बाद सोलन ने निर्बल लोगों के हित में अनेक कानून बनाकर न्याय के समक्ष सबको बराबर कर दिया। इसके बाद क्लेस्थनीज ने अनेक सुधारों द्वारा सर्वसाधारण को व्यापक राजनीतिक अधिकार दिलाने तथा एथेंस में जनतंत्र को मजबूत किया। इसी कारण क्लेस्थनीज को यूनानी जनतंत्र का पिता कहा जाता है। तो देखो क्लेस्थनीज को क्या कहा जाता है? यूनानी जनतंत्र का पिता। ईरान के महत्वाकांक्षी सम्राट दारा ने यूनान पर आक्रमण किया। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, ठीक है, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो दारा ने क्या किया? यूनान पर आक्रमण किया। ये कहाँ का था? दारा ईरान का था। एथेंस व ईरानियों के मध्य मैराथन मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में यूनान की विजय हुई। ईरान यूनानी युद्ध के परिणाम स्वरूप एथेंस यूनानी राज्यों में प्रमुख बन गया। अगला है पेराक्लिन युग। ईसा पूर्व 465 ईस्वी में एथेंस की राज्य सत्ता पेराक्लिक के हाथों में आई। यानी पेराक्लिक वालों ने जो है, पेराक्लिक जो युग के जो लोग थे उन्होंने एथेंस को पराजित कर दिया और अपनी पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। जो यूनान का सर्वश्रेष्ठ जनतांत्रिक नेता था, उसके नेतृत्व में एथेंस की सर्वतोमुखी उन्नति हुई और इस काल को यूनानी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि यूनानी इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो आएगा, किसके बारे में आएगा? ये एथेंस की समय में। तो एथेंस के समय जो उन्नति हुई उसी को यूनानी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके व्यक्तित्व का इस विकास में इतना योगदान था कि इस काल को पेराक्लिक युग कहा जाता है। अगला है यूनानी सभ्यता का योगदान। प्राचीन यूनान के निवासी ने सभ्यता के हर क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति की। यूनान के जिस वैभव को संसार कभी नहीं भूल सकता वह है पेराक्लिक के समय में एथेंस का वैभव था। यूनानियों ने ही पाश्चात्य दर्शन की विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया और उनका नामकरण किया। यूनान के सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे। तो यूनान के प्राचीन जो सर्वप्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात का विश्वास था कि ज्ञान मनुष्य को जीवन में सही आचरण करने और सुख का रास्ता दिखाता है। होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडिसी ने यूनानी साहित्य पर अमिट प्रभाव डाला। संसार में सबसे पहले इतिहास की पुस्तकें लिखने का श्रेय हेरोडोटस को जाता है। देखो, इतिहास की पुस्तक लिखने का संसार में सबसे पहला श्रेय किसको जाता है? हेरोडोटस को। उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो पूछा जाए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा हेरोडोटस। प्राचीन विश्व का महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज यूनान का ही रहने वाला था। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान यूक्लिड ने रेखागणित के ज्ञान को बहुत विस्तृत किया। हिप्पोक्रेटिस ने आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की नींव रखी। पाइथागोरस महान गणितज्ञ था। ईसा पूर्व 776 में शुरू हुए ओलंपिक खेल ओलंपिया नामक जगह पर आयोजित किए जाते थे। खेल और एथलीट राजा जीएस के सम्मान में होते थे। तो वहीं से हमारे एथलीट का खेल का आरंभ हुआ है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। अगला है, यदि यूनान में एक उत्कृष्ट संस्कृति को जन्म देकर यूरोपीय सभ्यता की नींव डाली तो रोम ने उसकी रक्षा करके उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसे दूर दूर के देशों तक फैलाया। तो यहाँ पर जो है रोम के बारे में बताया गया। इसका मतलब ये रोम की सभ्यता के बारे में बता रहा था। तो इस किताब के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पर रोम की सभ्यता नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर रोम की सभ्यता के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यूनान ने एक उत्कृष्ट संस्कृति को जन्म देकर यूरोपीय सभ्यता की नींव डाली, तो रोम ने उसकी रक्षा करके उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसे दूर दूर के देशों तक फैलाया। रोमन सभ्यता का मुख्य केंद्र इटली था। तो रोम सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ? इटली के अंदर। इटली ने यूनान और यूरोप की संस्कृति को मिलाने में एक कड़ी का कार्य किया। तो इन्होंने जो रोम है और यूनान की जो सभ्यता है, यूरोप और यूनान की सभ्यता को इटली ने मिलाया, यानी कि इस रोम सभ्यता ने मिलाया। रोम ने एथेंस की तरह एक नगर राज्य से अपना विकास शुरू करके एक महान साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। लगभग 200 ईस्वी पूर्व में अल्पस पर्वतों को पार करते हुए कुछ जातियां इटली में आकर बस गई, जिसमें इट्रुस्कन जाति भी थी। लैटिनस जाति ने इट्रुस्कनों को पराजित करके रोमन सभ्यता की नींव डाली। तो इस तरह से इन्होंने अपनी सभ्यता की नींव डाली थी।
रोम का इतिहास राजतंत्र से शुरू हुआ होता है। तो राजतंत्र मतलब यहाँ पर राजा का शासक था, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा होता था, प्रजा द्वारा राजा को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा का पद समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। रोम के गणतंत्र की शासन प्रणाली में सीनेट व सभा होती थी। रोम साम्राज्य उस समय 2 वर्गों में बटा हुआ था। पैट्रिशियन जो उच्च व कुलीन वर्ग के थे, प्लीबियन जो किसान मजदूर व मध्यम वर्ग के थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपकी किताब में अंडरलाइन कर लेना कि पैट्रिशियन और प्लीबियन। लगभग 100 वर्षों तक पैट्रिशियन तथा प्लीबियन लोगों में संघर्ष चलता रहा। अंत में रोम में एक लिखित कानून संहिता स्वीकृति की गई, जिसके द्वारा प्लीबियनों को सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। लिखित कानूनों की यह संहिता 12 तख्तियों के कानून कहलाते हैं। तो पूछा जाए 12 तख्तियों के कानून किसे कहते हैं, तो ये जो लिखित कानूनों की संहिता थी इसे ही 12 तख्तियों के कानून कहलाते हैं। अगला है काउनेज के युद्ध, अफ्रीका के कार्थेज के युद्ध, ठीक है। तो कार्थेज के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पर हुई कि अफ्रीका के उत्तरी तट पर कार्थेज नामक नगर था। भूमध्य सागर में रोम के प्रसार से कार्थेज के व्यापार को गहरा धक्का लगा। इसीलिए रोम व कार्थेज के निवासी के मध्य 246 ईस्वी से 146 ईसा पूर्व तक एक लंबा संघर्ष चला, जिसे प्यूनिक युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में यूनान ने कार्थेज निवासियों की सहायता की थी। अतः इस युद्ध की समाप्ति के बाद रोम ने यूनान पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला है जूलियस सीजर, कि जूलियस सीजर कौन था। देखो, लगातार युद्धों के कारण रोम की सत्ता सेनापतियों के हाथों में आ गई। तो लगातार युद्ध हो रहा था रोम में, जिसके कारण रोम की जो सत्ता है वो सेनापतियों के हाथों में आ गई। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में प्रतिभाशाली सेनापति जूलियस सीजर की महान विजयों ने वास्तव में रोमन साम्राज्य का निर्माण किया था। सीजर ने उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को अपने ही केंद्रित कर लिया। तो अपने में केंद्रित कर लिया कि उच्च पदों पर प्रशासनिक जो भी नियुक्तियां होती थी उस व्यवस्था को उन्होंने अपने हाथों में लिया। उसने सीनेट के स्वरूप में भी परिवर्तन किया। जो सभा समिति होती थी रोम में, उसमें भी उसने परिवर्तन किया। उसके कार्यों में स्पष्ट कर दिया था कि वह रोम में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का इच्छुक है। अतः गणतंत्र के पक्षधर उसके विरोधी बन गए। आखिरकार 4400 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। अगला है ऑक्टेवियन, यानी ऑक्टेवियन के बारे में बता रखा है। तो ये कुछ योद्धा हुए हैं, ठीक है। जूलियस सीजर की हत्या के बाद 3 सदस्यों का ट्राइमेवेटर स्थापित किया गया, जिसका सबसे प्रमुख सदस्य ऑक्टेवियर था, जो ऑगस्टस के नाम से भी जाना जाता है। इसने 31 ईसा पूर्व और 14 ईस्वी तक शासन किया। ऑगस्टस द्वारा किए गए सुधारों ने साम्राज्य में सुख व समृद्धि को जन्म दिया। इसके काल में रोमन साम्राज्य का चरमोत्कर्ष हुआ। रोमन इतिहास का यह स्वर्ण युग माना जाता है। तो अगर आपको थोड़ा साफ दिखाई ना दे तो आप अपने मोबाइल के जो यूट्यूब पर जो पिक्सल है उसको चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये बुक में इतना मतलब लाइटली लिखा हुआ था कि मेरे को बड़ी समस्या हुई कि इसको थोड़ा सही करने में, इस पेज को, है ना। तो आप सुन सकते हो अच्छे से, थोड़ा अपने पिक्सल को चेंज करोगे, 360 पर देखोगे तो ये तो आपको थोड़ा साफ दिखाई देगा। अगला है रोमन साम्राज्य की देन, कि रोमन साम्राज्य की हमारे उस समाज को क्या देन थी, ये विश्व को क्या देन थी। विश्व को रोम की सबसे बड़ी देन रोम के कानून और शासन करने के सिद्धांत है। तो देखो, विश्व को इसने सबसे बड़ी देन क्या दी कि रोम में जो कानून व्यवस्था है, जो शासन करने का सिद्धांत है, वो इन्होंने दिया। सम्राट जस्टिनियन ने कानूनों का संग्रह करके विधि संहिता बनाई थी, जो जस्टिनियन कोड के नाम से जानी जाती है। यूनानियों के संपर्क से रोम में शिक्षा, भाषा व साहित्य की उन्नति हुई। रोमनों द्वारा विकसित लैटिन भाषा पश्चिमी यूरोप में सभी शिक्षित व्यक्तियों की भाषा बन गई। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ था। रोमन लोगों की ज्योतिष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन थी पंचांग अर्थात कैलेंडर। तो रोमन ने ही क्या दिया था, ज्योतिष के क्षेत्र में कैलेंडर, पंचांग दिया। इस कैलेंडर का निर्माता जूलियस सीजर था, जिसके नाम से जुलाई महीने का नाम पड़ा। अब देखो, जुलाई महीने का नाम भी किसके महीने से पड़ा है, जूलियस सीजर के नाम से। इस प्रकार स्पष्ट है कि रोमन सभ्यता ने विश्व सभ्यता को प्रभावित किया। तो पूरे विश्व में इन्होंने जो देन है वो है। अगला है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। अब यहाँ से हमारा राजस्थान का हिस्सा शुरू होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो राजस्थान की सभ्यता में पहली है कालीबंगा की सभ्यता, ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियों की मिट्टी की चूड़ियाँ। देखो, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ। यह उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर, यह सरस्वती नदी के किनारे तट पर स्थित है। तो ये घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ जिले में बहती है, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, उसके तट पर स्थित है। सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई यहाँ 2 टीले मिले हैं। सुरक्षा प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवार। तो सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई, ये पूरी तरह से सुरक्षा प्राचीर है, टीले से, एक दीवार से घिरी हुई थी। यहाँ पर 2 टीले मिले हैं, ठीक है। इसमें से एक पूर्वी टीला है जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला दुर्ग है जहाँ संभवतः उच्च वर्ग निवास करता था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो संसार में प्रमाणित है। यानी कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि संसार में सबसे ज्यादा प्राचीनतम थे। यहाँ कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरों पर पंक्तिबंद अग्निवेदियों के निर्माण मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, कच्ची मिट्टी ईंटों से, यानी कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरा बना हुआ था जिसके ऊपर अग्निवेदियां मिली है जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता होगा, है ना। ऐसा अनुमान है कि इन चबूतरों का निर्माण धार्मिक अनुष्ठानों से के निर्मित की ही करवाया गया होगा। तो ऐसा लगता है कि इनका जो निर्माण है, ये जो अग्निवेदियां, इनका निर्माण जो धार्मिक अनुष्ठानों के कारण ही करवाया होगा। कालीबंगा से मिट्टी से निर्मित अनेक बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सेंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पत्थर के अभाव के कारण यहाँ की दीवारें सूर्य तपी ईंटों से बनती थी। यानी पत्थर की जो है, यहाँ पत्थर का जो अभाव था जिसके कारण जो दीवारें थी वो जो ईंटें बनाकर, यानी कि मिट्टी की ईंटें बनाकर उसको सूर्य के ताप पर तपाया जाता था, उसी से बनाई जाती थी। इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियों और कूड़ा डालने के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। अब भाग्यवंश ऐसे समृद्ध सभ्यता के केंद्र का हास हो गया। सभ्यता संभवतः यहाँ वर्षा की कमी आती गई, इस कारण नदी का पानी कम होता गया। कालांतर में ये भूभाग रेत का समुद्र बन गया। सरस्वती नदी के लुप्त होने के उल्लेख पुराणों में मिलते हैं। इस प्रकार यह सभ्यता विनाश को प्राप्त हो गई। अगला है आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर से प्राप्त हुई है। तो आहड़ उदयपुर के समीप एक कस्बा है। आहड़ क्या है, उदयपुर के समीप एक कस्बा है। इसकी सभ्यता भी अन्य प्राचीन सभ्यताओं की भांति नदियों की घाटी में ही विकसित हुई। आहड़ बेडच या आयन नदी की घाटियों में विकसित हुई है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है, बेडच नदी के किनारे पर। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। तो आहड़ का दूसरा नाम क्या है, ताम्रवती नगरी, जिससे यहाँ तांबे के औजार के बनने का केंद्र प्रमाणित होता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे अघारपुर के नाम से भी पुकारा जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते थे। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर के औजार एवं अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे कि गोमेद, स्फटिक आदि का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते थे। आहड़ सभ्यता में कालीबंगा की तरह मिट्टी के बर्तन अधिक संख्या में मिले हैं। यहाँ के लोग बिना चित्रांकन के मिट्टी के बर्तनों का सुंदर रूप प्रदान करते थे। यानी बिना चित्रांकन के ही, है ना, बिना चित्र किए हुए ही ये मिट्टी के बर्तनों को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान करते थे। आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यानी कि आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो खेती करना भी जानते थे। यहाँ रो मिलने वाले बड़े बड़े बर्तन, यानी यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े बर्तन तथा अन्य अन्न पीसने के पत्थर से यहाँ प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े जो है बर्तन मिले हैं और अन्न पीसने वाले ही भी बर्तन मिले हैं, ठीक है। या अन्न पीसने वाले जो पत्थर है, जो जिसको हम चक्की बोलते हैं, घर के अंदर पहले पुराने ज़माने में घर में जो चक्की होती थी अन्न पीसने के लिए, वो यहाँ पर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में व्रत परिवार वह सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। यानी कि एक बड़े घर में 4 से 6 चूल्हे मिले, जिससे पता चलता है कि आहड़ के जो लोग व्रत परिवार यानी संयुक्त परिवार में रहते थे, बहुत बड़ा परिवार इनका होता था, साथ में ये सामूहिक रूप से ही भोजन बनाते थे। आहड़ के समीपवर्ती क्षेत्रों गिलुंड जो कि राजसमंद में आता है, बालाथल जो कि उदयपुर में है, बागोर जो कि भीलवाड़ा पर है ना। तो अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर की गई खुदाई से आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है कि यहाँ तक जो राजसमंद है, उदयपुर में बालातर है, बागोर भीलवाड़ा में, वहाँ तक भी आहड़ सभ्यता का प्रचार था। आहड़ सभ्यता केवल आयड बेडस नदी की घाटी तक ही सीमित न रहकर बनास व चंबल नदी की घाटी से लेकर गुजरात के कच्छ तक विस्तृत थी। अगला है बालातर। पाषाण ताम्र पाषाण युगीन, ये सब उदयपुर
के वल्लभ नगर में स्थित है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मौर्यों ने जो है 1993 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान टेक्नोलॉजी यानी कि मार्च 1993 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडी राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देवी कोठारी के नेतृत्व में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वी.एस. मिश्रा, डॉक्टर वी.एस. सिंधे, डॉक्टर R.K. मोहंती तथा डॉक्टर ललित पांडे तथा एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में किया गया। यहाँ पर उत्खनन कार्य 7 वर्षों तक चला, यानी 7 वर्ष तक इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उत्खनन कार्य किया। वैसे ये स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है, यानी कि जो बालाथल है वो आहड़ सभ्यता का ही विस्तार है। ये सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। अब है यहाँ पर तांबे के उपकरण, यानी यहाँ पर जो तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के निवासी तांबे से बने हुए उपकरणों और अस्त्रों का प्रयोग करते थे, यानी तांबे से बने हुए जो भी उपकरण थे, अस्त्र थे, इनका प्रयोग ये लोग करते थे। इसमें कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा तथा बाण के फलक का प्रयोग करते थे। पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं। इसका कारण यहाँ के लोगों को तांबा सुगमता से उपलब्ध होना माना जा सकता है। बर्तन, बालाथल से प्राप्त विशेष आकार प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार के हैं। एक खुरदरी दीवारें वाले तथा दूसरे चिकनी मिट्टी की दीवारों वाले। काले, लाल और गहरे लाल रंग लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले तथा लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफेद रंग के चित्र मिलते हैं। बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई, जिसकी दीवार 3.5 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी है। यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला था। यह दुर्ग मिट्टी तथा पत्थरों से बनाया गया। तो ये जो दुर्ग है, किला है, जो दुर्ग है मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना भी प्राप्त होती है, जो ताम्रपाषाण काल की दीवार द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। तो ताम्रपाषाण काल की क्या है, द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। जिस प्रकार आहड़ की ताम्रपाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के विशेष अवशेष मिले हैं, यानी यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियों के मिले अवशेष, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं। तो तांबा गलाने के अवशेष जो है, भट्टियों के अवशेष जो है अपने आहड़ में मिले हैं, उसी प्रकार बालाथल में भी तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो ये थे आपके पाठ। तो यहाँ तक आपका पाठ कंप्लीट होता है। देखो, अगर इस वीडियो में थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप अपने जो मोबाइल का पिक्सल चेंज कर ले वीडियो का, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बुक के अंदर भी इतना धुंधला था कि उसको पिक लेने में बड़ी समस्या हुई है। ठीक है, अब आपको पढ़ाना था, फिर भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। जो कालीबंगा के अवशेष राजस्थान के किस नदी के किनारे पाए गए? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले में पाए गए हैं? ये सभी हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा है। आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो और पाठ्य पुस्तक से मिला के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करोगे, आपका ये काम है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कुछ क्वेरी हो तो आप, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।